नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जो मैंने कल जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराया था उसमें कुछ छोटा हुआ प्रश्न है। चलिए वो फटाफट कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम जनगणना का प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि जनगणना से 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ है लगभग 100 क्वेश्चन है, वो भी ज्योग्राफी के इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, जो लास्ट में आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारतीय जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पहले जान लेते हैं। भारत की पहली जनगणना सन 1872 में हुआ था। भारत की पहली नियमित रूप से जनगणना 1881 से प्रारंभ हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन यानी 1749 में किया गया था। यानी जनगणना कराने का श्रेय जो है स्वीडन को दिया जाता है। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। जनगणना अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 में किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेशंस कमिश्नर R.A. गोपाल स्वामी थे। इसका सबसे उच्च अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। सीएम चंद्रमौली 2011 जनगणना आयुक्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सीएम चंद्रमौली 2011 जनगणना के आयुक्त थे। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 51.47% भाग पुरुषों का तथा 48.53% भाग महिलाओं का है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी यानी कि अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 20 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एससी यानी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की जनसंख्या लगभग 10.4 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। लिंगानुपात बनी बच्चों का लिंगानुपात की बात करें तो 919 है। अधिकतम की बात करें अरुणाचल प्रदेश में 972 है। न्यूनतम हरियाणा में 834 हो जाएगा। भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में हुआ था। वर्ष 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने था 1.1 करोड़। सर्वाधिक ग्रोथ रेट वाला राज्य मेघालय हो जाएगा प्लस से 27.9%। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। जनगणना 2011 का शुभंकर प्रगणन शिक्षिका एवं इसका आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिला उत्तरी 24 परगना यानी पश्चिम बंगाल का तथा दूसरा थाने महाराष्ट्र का था। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर 37.22% मध्य प्रदेश का था। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला शेरछिप 98.76% मिजोरम का था। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रहा था। न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र दिबांग घाटी था, जहां एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुरुंग था, जो 113.5% अरुणाचल प्रदेश में है। देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली है, जहां 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे था 1176, जो पुडुचेरी में है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है दमन है, 523 हो जाएगा, जो दमन एवं दीव में है। भारत की जनगणना 2001 भारत की 14वीं जनगणना था। वर्ष 1921 जो है महाविभाजक वर्ष कहलाता है, क्योंकि भारत में 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रहा था। 1881 में जनगणना आयुक्त WUC प्लॉडेन को नियुक्त किया गया था। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला मकान, दूसरा जीवन स्तर, आय एवं संपत्ति की गणना, दूसरा जनसंख्या गणना हो जाएगा। भारत की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे, यानी 2011 की जनगणना में टोटल 29 प्रश्न पूछा गया था। अब फटाफट वन लाइनर के प्रश्न देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें तो 943 हो जाएगा। साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है।
अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हो जाएगा, जहाँ 11,322 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जहाँ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे कम है। बिहार की बात करें, जनसंख्या कितना हो जाएगा घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल का 1028 हो जाएगा, केरल का 860 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का 829 हो जाएगा, हरियाणा का 573 हो जाएगा, तमिलनाडु की बात करें तो 555 हो जाएगा, पंजाब का 551 हो जाएगा, झारखंड का 414 है, असम का 398 है, गोवा का 394 है, महाराष्ट्र का 365 है, त्रिपुरा का 350 है, कर्नाटक का 319 है, आंध्र प्रदेश का 308 है, गुजरात का भी 308 है, ओडिशा का 270 है, मध्य प्रदेश का 236 है, राजस्थान का 200 है, उत्तराखंड का 189 है, छत्तीसगढ़ का 189 है, मेघालय का 132 है, मणिपुर का 128 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का 123 है, नागालैंड का 119 है, सिक्किम का 86 है, जम्मू कश्मीर का 56 हो जाएगा, मिजोरम का 52 है और अरुणाचल प्रदेश का 17। यानी सबसे जनसंख्या घनत्व कम में मामले में अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में हो जाएगा। यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में, वही सबसे ज़्यादा की बात करें तो बिहार का हो जाएगा। अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा दिल्ली का है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद चंडीगढ़ का है 9,258। उसके बाद पुडुचेरी का हो जाएगा 2,547, दमन दीव का 2,191, लक्षद्वीप का 2,149, दादर नगर हवेली का 698 और लास्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो जहाँ पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1901 से 11 तक भारत की जनसंख्या तथा जनसंख्या घनत्व जान लीजिए। 1901 में 77 था, 1911 में 82 था, 1921 में 81 हो जाएगा, 1931 में 90 हो जाएगा, 1941 में 103, 1951 में 117, 1961 में 142, 1971 में 177, 1981 में 216, 1991 में 274, 2001 में 325 और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को याद रख के चलेगा। 2001 के अनुसार 325 व्यक्ति हो जाएगा और 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति है। अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहाँ 1084 हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहाँ 879 हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी का है 1037। न्यूनतम लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेश के मामले में 618 दमन दीव का हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार प्रारंभिक बाल्य अवस्था 0 से 6 का लिंगानुपात 919 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों का लिंगानुपात जान लीजिए। केरल का 1084 है, तमिलनाडु का 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 है, मणिपुर का 992 है, छत्तीसगढ़ का 991 है, मेघालय का 989 है, ओडिशा का 979 है, मिजोरम का 976 है, कर्नाटक का 973 है, गोवा का भी 973 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का 972 है, उत्तराखंड का 963, त्रिपुरा का 960, असम का 958। देखिए ये पूरा याद करने की कोई ज़रूरत है, बस एक बार इसको देख लीजिए, आपको इसे ध्यान रहेगा। पश्चिम बंगाल का 950 है, झारखंड का 949 है, अरुणाचल प्रदेश का 938 है, नागालैंड का 931 है, मध्य प्रदेश का भी 931 है, महाराष्ट्र में 929 हो जाएगा, राजस्थान का 928 है, गुजरात का 919 है, बिहार का 918 है, उत्तर प्रदेश का 912 है। पंजाब की बात करें तो 895 है, सिक्किम का 890 है, जम्मू कश्मीर का 889 है और सबसे कम की बात करें हरियाणा में 879 है। अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए लिंगानुपात 1037 हो जाएगा, लक्षद्वीप का 947 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 876 है, दिल्ली का 868 है, चंडीगढ़ का 818 है, दादर नगर हवेली का 774 है और दमन दीव का 618 सबसे कम हो जाएगा। लिंगानुपात दमन दीव का हो जाएगा। साक्षरता दर देख लेते हैं। 7 वर्ष या उससे ऊपर आयु के ऐसे व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की साक्षरता दर देख लीजिए। केरल का साक्षरता दर 94% था, मिजोरम का 91.33 था, गोवा का 88.7% था,
त्रिपुरा का 87.75%, हिमाचल प्रदेश का 82.8%, महाराष्ट्र का 82.34%, सिक्किम का 81.4%, तमिलनाडु का 80.1%, नागालैंड का 79.6%, उत्तराखंड का 78.8%, गुजरात का 78%, मणिपुर का 76.9%, पश्चिम बंगाल का 76.3%, पंजाब का 75.84%, हरियाणा का 75.64%, कर्नाटक का 75.4%, मेघालय का 74.4%, ओडिशा का 72.91%, असम का 72.2%, छत्तीसगढ़ का 70.3%, मध्य प्रदेश का 69.3%, उत्तर प्रदेश का 67.72%, जम्मू कश्मीर का 67.2%, आंध्र प्रदेश का 67.0%, झारखंड का 66.41%, राजस्थान का 66.1%, अरुणाचल प्रदेश का 65.4% और बिहार का सबसे कम 61.8% हो जाएगा। अब केंद्र शासित प्रदेश का देख लीजिए साक्षरता दर। लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा हो जाएगा 91.8%, दमन दीव का 87.10%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 86.6%, चंडीगढ़ का 86.3%, दिल्ली का 86.2%, पुडुचेरी का 85.8% और दादर नगर हवेली का सबसे कम 76.2%। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा रिपब्लिक डे ऑफर निकाला गया। मात्र आपको 2 दिन के लिए 25-26 तारीख तक ले आप 351 में पास प्रो से 1 साल का आपको मिल सकता है। कूपन कोड आपको यूज करना है XP6259, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र आपको 351 में 1 साल का पास प्रो मिल जाएगा, जिससे अपने आप SSC के और रेलवे के या कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट, प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, ये सारे मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए। इसका लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया, जाके परचेज कर लीजिए। मात्र 2 दिन का ऑफर दिया गया है। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो नए नंबर के साथ लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद डिस्काउंट मिल जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 64.83% था। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% था। महिला साक्षरता दर 65.46% था। 1951 भारत की साक्षरता दर 18.33% था। केरल की साक्षरता दर 94.0% था, जो सर्वाधिक था। केरल में पुरुष साक्षरता दर 96.1% है। महिला साक्षरता दर 92.07% है, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। मिजोरम का 91.3% है। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का 61.8%, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर 71.2% तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर 51.5% वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश 91.8% लक्षद्वीप का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर 95.5% था तथा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 87.9% वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश 76.2% दादर नगर हवेली का है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर 85.1% तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर 64.3% वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है। स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर 69.3% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक मिजोरम का था 91.58%, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का था 65.38%। 1981 में जातीय संघर्ष के कारण असम में जनगणना नहीं हो पाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की साक्षरता दर 72.19% है। धर्म आधारित जनगणना 2011 हिंदू जनसंख्या का अनुपात 0.7% अंक की गिरावट दर्ज हुआ था। बौद्धों की जनसंख्या में 0.1% अंक की गिरावट हुआ था। मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में 0.8% अंक की वृद्धि हुआ था तथा सिख जनसंख्या के अनुपात में 0.2% अंक की गिरावट हुआ था। भारत में देख लेते हैं जनसंख्या जो धर्म के आधार पर हिंदू का 16.8% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। मुस्लिम का 24.6% दशकीय वृद्धि दर है। ईसाई का 15.5%, सिख का 8.4%, बौद्ध का 6.1% और जैन का 5.4%। भारत में प्रमुख धर्मों की जनसंख्या जान लीजिए। हिंदू का 96.63 करोड़ है, जो परसेंटेज में 79.8% है।
मुस्लिम का 17.22 करोड़ है, जो परसेंट में 14.2% है। ईसाई का 2.78 करोड़, जो परसेंटेज में 2.3%। सिख की जनसंख्या 2.08 करोड़, परसेंटेज में 1.7%। बौद्ध का 0.84 करोड़, परसेंटेज में 0.7%। जैन का 0.4%, 4.5%, और परसेंटेज में 0.4%। सामाजिक आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना 2011। सामाजिक आर्थिक जाति का जनगणना 2011 में परिवार को 3 श्रेणी में स्थान दिया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 29 जून 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा के संखोला ग्राम से हुआ था। बिहार की गरीबी दर 33.7% है। ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या की बात करें तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी का लगभग 31.16% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तथा लगभग 68.84% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। दशकीय वृद्धि की बात करें तो 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.64% रहा था और वर्ष 2001 में यह 21.25% था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से 2070 कर दिया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जान लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ है, महाराष्ट्र का 11 करोड़ है, बिहार का 10 करोड़ है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम का 6 लाख है, मिजोरम का 10 लाख है। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली का है 1.67 करोड़, न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप का है 64,000 हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर में मेघालय 27.8%, अरुणाचल प्रदेश का 26%। दशकीय गिरावट में नागालैंड का -0.6%, केरल का 4.9%। अब चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जनगणना 2011 से संबंधित। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणी में स्थान दिया था? 3 श्रेणी में स्थान दिया गया था। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? 82.14% है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या के अनुपात में 0.2 पीपी यानी प्रतिशत अंक की गिरावट हुआ था। सिख की जनसंख्या में गिरावट हुआ था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर डैश में है, केरल राज्य में है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 69.3% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8% है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक हो जाएगा? पुडुचेरी में सबसे अधिक हो जाएगा। वहीं राज्य में पूछा जाए तो केरल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। कितना हो जाएगा? ये जो है 90 करोड़ से अधिक हो जाएगा। अभी जस्ट हमने किया है। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितना था? 12% था। भारत के 2011 की जनगणना प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या हो जाएगा? टोटल 918 हो जाएगा। बाल लिंगानुपात पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? सभी को पता है 2001 वाला हो जाएगा और 2011 वाला 15वीं जनगणना है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितना था? 12.1% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 943 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम का हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? 2.3% है। 2011 भारत की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 65.46% है। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डैश के द्वारा की गई थी, WC प्लोडेन के द्वारा किया गया था।
भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या होता है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को प्रतिशत जो किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की गरीबी दर कौन सा हो जाएगा? 33.7% है। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सा है? 33.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा? सभी को पता है, सिक्किम हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.2% है। लिंग अनुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 1000 पुरुषों पर किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितना था? 16.8% था। आमतौर पर लिंगानुपात की गणना डैश पुरुष और महिलाओं के अनुपात के रूप में किया जाता है। 1000 पर किया जाता है। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में किया गया था, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में डैश जनगणना था, 7वीं जनगणना था। 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 93.3% किसका हो जाएगा? मिजोरम का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितना है? अभी जस्ट हमने किया है 96.63 करोड़। भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछा गया था? 29 प्रश्न पूछा गया था। साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होता है जो डैश हो सकता है, पढ़ और लिख सकता है। भारत के 2011 की जनगणना के दौरान स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? श्रीलंका शामिल नहीं है। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन कौन सा होता है? मकान सूचीकरण और मकान की गणना, जनसंख्या गणना, इस 2 चरण में किया जाता है। डैश की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां की जा सकती है। 1981 में नहीं की साक्षरता दर में शामिल नहीं था। किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने और विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक था? कौन सा हो जाएगा? केरल में सर्वाधिक था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? सभी को पता है, केरल का हो जाएगा। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? हिंदू धर्म का है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? अभी जस्ट हमने किया है गोवा, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहाँ ऑप्शन के अनुसार जाना था। देखिए, इन्हें तो ये केरल रहता तो केरल तो सही हो जाता। फिर से पढ़ लेते हो क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अधिक साक्षर है? यहाँ पर केरल नहीं है, इसलिए केरल के बाद यहाँ पर गोवा ऑप्शन में है, इसलिए गोवा सही हो जाएगा। डैश से पहले भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था, 1921 से पहले। निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2021 वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? राजस्थान का है। ये ऑप्शन के अनुसार था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2011 में महिलाओं के 59.3 के मुकाबले पुरुष की वयस्क साक्षरता दर 15 प्लस डैश हो जाएगा, 78.8% है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम था? किसका हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा।
2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन हो जाएगा? सभी को पता है, बिहार ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ था, जिसमें डैश महिला जनसंख्या था। सभी को पता होना चाहिए, 48.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? मेघालय का हो जाएगा। भारत की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ग्रामीण अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करता है। कितना हो जाएगा? 7 के आधार पर करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा? सबसे अधिक की बात करें तो राजधानी दिल्ली का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? 74.04% है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? 12.1% है। लिंगानुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर किया जाता है, 1000 पुरुषों पर किया जाता है। आमतौर पर लिंगानुपात की गणना डैश पुरुष पर महिलाओं के अनुपात में किया जाता है, 1000 पर किया जाता है। 2011 की जनसंख्या जनगणना में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर डैश महिलाएं था, 943 महिलाएं था। भारत में जनगणना कार्य 2 चरण में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन सा हो जाएगा? अभी जस्ट हमने किया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना और जनसंख्या गणना हो जाएगा। किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिक, आर्थिक और सामाजिक डेटा को विशिष्ट समय पर एकत्रित करने और विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम? ये क्वेश्चन सभी रिपीट हो रहा है। राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर हो जाएगा? ये भी ऑप्शन के अनुसार है और ये भी रिपीट प्रश्न हो जाएगा। डैश से पहले भारतीय जनसांख्यिकीय जनसंक्रमण के पहले चरण में था, 1921 से पहले हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? राजस्थान का हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम हो जाएगा? ये भी जो है रिपीट प्रश्न हो जाएगा। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों से भारत का सबसे कम साक्षरता दर राज्य किसका हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। तो ये जनगणना के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए हम अपना ज्योग्राफी का जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? चांडिल बांध बनाया गया है। चांडिल बांध सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह बांध झारखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती यानी झोपड़पट्टियों में से एक है? धारावी मुंबई का हो जाएगा। धारावी मुंबई का एक क्षेत्र है। यह एक झुग्गी बस्ती है। यह सबसे गंदी बस्तियों में गिना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? केरल का हो जाएगा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। केरल राज्य में 74.9 वर्ष, पुरुषों में 72 और महिलाओं में 77.8 है। केरल राज्य को साक्षरता दर में भारत में पहला स्थान प्राप्त है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारत के निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? डल झील को शामिल नहीं किया गया है। डल झील को रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। यह झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कुछ झील देख लीजिए, चिल्का झील उड़ीसा में है, कीथम झील उत्तर प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में है। काबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। काबिनी नदी जिसे कपिला नदी भी कहा जाता है, यह भारत के केरल और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है जो कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदियां लक्ष्मण, अमरावती, भवानी, तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, हरंगी, हेमवती, सिमसा, अकरावती ये सभी सहायक नदियां हो जाएगा। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा नदी है। डैश नदी भी पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहता है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटता है। चिनाब नदी हो जाएगा।
चिनाब नदी पीर पंजल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। गोरी चीन डैश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गोरी चीन पर्वत चोटी भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पश्चिमी कामेंग जिले के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान देश राज्य से होता है, केरल राज्य से होता है। भारत के केरल राज्य की कालीकट बंदरगाह पर वहां से इंग्लैंड देश जाने वाले कपास को केलिको कहते हैं। साधारण बुनावट के सफेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में केलिको कहते हैं। भारत का कॉटन पोलिस कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। आदि कैलाश पर्वत डैश राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। कौन सा हो जाएगा? भारतमाला परियोजना हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना आरंभ हुआ था। इसमें 7 चरण था। इसके पहले चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ने के तहत 4 से 6 लेने वाले सड़क मार्गों द्वारा जोड़ने की योजना था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था, 1980 में पारित किया गया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में पारित किया गया। इसमें वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वर्ष 1988 में संशोधित भी किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में धुबरी के निकट प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। भारत और बांग्लादेश डैश के प्रमुख उत्पादक है, जूट के प्रमुख उत्पादक है। भारत और बांग्लादेश जूट के उत्पादन में सबसे बड़े देश है। जूट उत्पादन में बांग्लादेश विश्व बाजार में भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में उभरा है। धीरनोधर पहाड़ी किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गुजरात में स्थित है। धीरनोधर की पहाड़ियां गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इन पहाड़ियों पर एक तीर्थ स्थल जिसे धीनोधर मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में बालाघाट पर्वत है जो हरिश्चंद्र पहाड़ी हो जाएगा। साथ के साथ सतमाला, कलसुआ ये सभी महाराष्ट्र में पहाड़ी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सा हो जाएगा? माउंट डियाबेलो, सैडल द्वीप ये उत्तरी अंडमान पर है। माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार पर है। पश्चिम बंगाल में संदकफू चोटी है जो दार्जिलिंग में है। भारत में तार, नारियल, केवड़ा, एंगूर निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष है? मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। भारत में मैंग्रोव वन गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनों का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मैंग्रोव वन में तार, नारियल, केवड़ा, एंगूर, कजूरिना तथा बेंती सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? कौन सा वन हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन हो जाएगा क्षेत्र? सह्याद्री, शिलोंग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। पर्वतीय वन में उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। इसमें 150 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कंटीले वन व झाड़ियाँ यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा वाला क्षेत्र में पाया जाता है। डैश पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट असत श्रृंखला के रूप में ओडिशा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है और इसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है।
पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी का नाम मेघालय की जनजातियों के नाम पर पड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पाटली पहाड़ी नहीं है। पाटली पहाड़ी दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पूर्वोत्तर भारत में हिमालय श्रेणी के पूर्वी विस्तार को पूर्वांचल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूर्वो पूर्वांचल पहाड़ियों में पटकाई बुम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, गारो, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, डाफल पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी आदि प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील है? ये जो है कांवड़ झील हो जाएगा। कांवड़ झील या कांवड़ ताल एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। गंडक नदी के मार्ग परिवर्तन और विसर्पण के चलते इस गोखुर झील का निर्माण हुआ है। इस झील को वर्ष 2020 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया और यह झील बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में अधिकांश ऑटो पार्ट्स और मोटर वाहनों का निर्माण किया जाता है। साथ ही चेन्नई में बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, हुंडई आदि के उत्पादन कंपनियां स्थित है। इसलिए चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में नेवेली क्षेत्र लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। लिग्नाइट एक निम्न गुणवत्ता वाले भूरे रंग का कोयला होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा 40% से 55% तक होता है। भारत के झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयले के भंडार पाया जाता है। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बना है? गंडक नदी बना है। गंडक नदी दो नदियों काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बना है। गंडक नदी के उत्तरी तट से मिलने वाली सहायक नदी है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलता है। गंडक नदी नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। महानंदा नदी ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये गंगा के बाएं तट से मिलता है। कोसी नदी यह नेपाल से हिमालय पर्वत से निकलता है। यह नदी अपनी मार्ग बदलती रहती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। मांडवी सागर तट देश में स्थित है। यह गुजरात में है। मांडवी सागर तट भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। उत्कल तटीय मैदान का संबंध ओडिशा राज्य से है। मालाबार तट का विस्तार मंगलुरु एवं कन्याकुमारी के बीच है। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। यहाँ पर जंगली गधे पाया जाता है। कोरोमंडल का मैदान भारत के डैश दिशा में अवस्थित है? दक्षिण दिशा में अवस्थित है। कोरोमंडल का मैदान भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक भाग है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच स्थित है। कोरोमंडल का मैदान भारत के दक्षिण हिस्से में अवस्थित है। निर्वर्तन मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा होता है। उत्तर पूर्वी मानसून को अक्टूबर हिट के रूप में जाना जाता है। कोरोमंडल का पुराना नाम चोल मंडलम था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? राधानगर बीच ये नहीं हो जाएगा। राधानगर बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर स्थित है। स्वराज द्वीप का पुराना नाम हैवलॉक द्वीप था। वर्कला बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पालेलेम बीच भारत के गोवा में स्थित है। कोवलम बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। वर्कला, चौवरा और चौवाकड और नतीका राज्य में समुद्र तट कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल के प्रमुख समुद्र तट वर्कला, चौवरा, चौवाकाड, नतीका आदि है। कर्नाटक के प्रमुख समुद्र तट ओम बीच, पैराडाइज बीच, पानाम्बुर बीच आदि हो जाएगा। महाराष्ट्र का प्रमुख समुद्र तट कौन सा हो जाएगा? अलीबाग, देवआगर, गणपतिपुले, जुहू बीच आदि है। तमिलनाडु का प्रमुख तट कौन सा है? मरीन बीच, कोवलम, कन्याकुमारी, धनुषकोडी, महाबलीपुरम आदि है। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को डैश के रूप में जाना जाता है? झूम कृषि कहा जाता है। भारत के असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इस कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। श्रीलंका में इस प्रकार की कृषि को चेना कहते हैं। इंडोनेशिया तथा मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को लदांग कहते हैं। स्थानांतरण कृषि को मध्य अमेरिका देशों में मिल्पा कहा जाता है। वियतनाम में रे तथा म्यांमार में तुंगिया के नाम से जाना जाता है।
पश्चिमी अफ्रीका में स्थानांतरित कृषि को लोगान के नाम से जाना जाता है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। भारत का प्रमुख हिल स्टेशन जान लीजिए। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। लेह लद्दाख में सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। ऊटी तमिलनाडु में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। कुर्ग कर्नाटक में है और दरिंगबाड़ी ओडिशा में है। डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर में मिसमी पहाड़ी और पश्चिमी भाग में डाफला पहाड़ी स्थित है। इन पहाड़ियों का नामकरण यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर किया गया है। काकरा पार सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है? तापी नदी पर है। काकरा सिंचाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में निकलती है और रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होता है। काकरा पार ये जो गुजरात में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कूडनकुलम तमिलनाडु में है और रावत भाटा राजस्थान में। ये सभी जो है परमाणु संयंत्र हो जाएगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि एक प्रश्न जरूर पूछा जाने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है? डलहौजी स्थित है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल शहर के मुख्य झील नैनी है और इसी के नाम पर इस शहर का नाम नैनीताल पड़ा है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में तथा कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब चलिए विश्व का भूगोल के सारे प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत डैश होता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल का अन्य नाम विक्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर होता है और ध्रुव के पास 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर होता है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समताप मंडल ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होता है। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होता है, इसलिए वायुयान को उड़ाने के लिए इस मंडल की स्थिति आदर्श होता है। ओजोन परत समताप मंडल का ही भाग होता है। ओजोन परत की मोटाई को डाल्टन इकाई में मापा जाता है। मध्य मंडल इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल के न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉज कहा जाता है। तापमंडल तापमंडल को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा आयन मंडल, दूसरा बहिर्मंडल या आयनन मंडल। आयनन मंडल जान लीजिए ऊंचाई समुद्र तल से 80 से 640 किलोमीटर के मध्य तक होता है। कुछ स्रोतों में इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक माना जाता है। आयनन मंडल में ही अरोरा ऑस्ट्रेलिस व अरोरा बोरियोलिस जैसी घटनाएं होता है। आयनन मंडल में ही संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। बहिर्मंडल या आयतन मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल या आयतन मंडल कहा जाता है। वान अलेलन रेडिएशन बेल्ट आयतन मंडल में ही पाया जाता है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में है। एशिया को बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया में स्थित है। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप की सीमा से अलग करता है। विश्व का सबसे नीचा स्थान आस्थन मंडल के अनुसार मृत सागर एशिया का ही भाग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो एशिया में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है जो एशिया का ही भाग है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। एशिया में स्थित रूस के भाग को साइबेरियाई कहा जाता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है जिसको हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह हो जाएगा? शनि हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आते हैं जबकि बाह्य या ज्वेवियर ग्रह में बृहस्पति शनि अरुण वरुण आता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है तथा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह भी है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन लेता है।
शुक्र को सांझ का तारा तथा भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। शुक्र सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह डैश को मनाया जाता है। 14 जनवरी को मनाया जाता है। वसंत विषुव 21 मार्च को होता है और शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियों को अश्व अक्षांश कहते हैं। भारतीय समय GMT से 5 साढ़े 5 घंटा में आगे है। भारतीय मानक के रेखा समय भारत में 82.5 डिग्री देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? सभी को पता है, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। पृथ्वी पर 5 महासागर है। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। यहाँ बंदरगाह दे दिया गया है। मरियाना गर्त जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ज्वाला गर्त या अग्नि वलय प्रशांत महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर दुनिया में व्यापार और वाणिज्य के अनुसार सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। आर्कटिक महासागर चौथा हो जाएगा। पांचवा दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना हो जाएगा? 4% है। महासागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे तथा न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे रहता है। सागरीय जल का अधिकतम तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी माह में हो रहता है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है घास। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। कौन हो जाएगा? चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। शांति सागर चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिटीज हो जाएगा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग ही देखा जा सकता है। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। डेनमार्क को कहा जाता है। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते, उन्हें क्या कहा जाता है? उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण फ्यूजियामा जो जापान में है, विसुवियस जो इटली में है, नारकोंडम जो अंडमान निकोबार में है। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होता है जिसमें समय समय पर मैग्मा निकलते रहता है। उदाहरण माउंट एटना इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, मौना लोआ हवाई द्वीप पर है। जिस ज्वालामुखी में हजारों वर्ष से कोई उद्भेदन न हुआ हो और न ही भविष्य में ऐसी कोई संभावना है, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण किलिमंजारो तंजानिया में है, पोपा म्यांमार में है और एकांगुआ अर्जेंटीना में है। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में आता है? स्थल मंडल में होता है। भूकंपीय तरंग में देख लीजिए, भूगर्भीय तरंग पी तथा एस तरंग होता है। धरातलीय तरंग एल तरंग होता है। पी तरंग पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंग ही पहुंचता है। यह प्राथमिक तरंग होता है। यह तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है। यह तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन कर सकता है। एस तरंग द्वितीय तरंग होता है तथा यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। यह केवल ठोस माध्यम में गमन करता है। एल तरंग यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। उत्तर पूर्वी पवनों कहाँ से उत्पन्न होता है? ये जो है उत्तरी गोलार्ध के उष्ण को कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से उत्पन्न होता है। ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है। भारत में शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलता है। उत्तर पूर्वी हवाओं का एक भाग बंगाल की खाड़ी के ऊपर चलता है जिस कारण कोरोमंडल तट पर वर्षा होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? भूटान हो जाएगा।
भूटान से 4 भारतीय राज्य असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर या ड्रैगन कहा जाता है। मालदीव की राजधानी माले है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनपुरा है। कोटे श्री जयवर्धन कोटे है तथा वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो हो जाएगा। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में डैश तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहता है। पेरू हो जाएगा, पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी हवाएं। एल नीनो एक प्रक्रिया है जिसमें पेरू के तट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे अकाल। एल नीनो का इशू शिशु कहा जाता है। ला नीना के प्रभाव से एल नीनो का ठीक विपरीत स्थिति उत्पन्न होता है। कुछ गर्म धाराएं गल्फ स्ट्रीम, सोमाली धारा और कुरुसियो है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? क्वार्टजाइट है। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि है। बलुआ पत्थर एक खंडित तलछटी चट्टान है तथा ये एक अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। प्रकाश मंडल का वह बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कोरोना या केरीट कहलाता है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। गर्म महासागरीय धारा डैश के निकट उत्पन्न होता है और ध्रुवों की ओर गतिमान होता है। भूमध्य रेखा हो जाएगा। गर्म महासागरीय धारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर गमन करता है एवं इन जल धाराओं को तापमान गर्म में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। यह भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होता है। प्रमुख धाराएं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। ब्राजील धारा यह भी गर्म धारा है। केनारी धारा यह भी ठंडी धारा है। लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा है। प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन देख लीजिए। क्यूरुसियो जापान की धारा गर्म है। हेम्बोल्ट की धारा ठंडी है। क्यूराल धारा ठंडी है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? सीढ़ीदार खेत बनाना। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकता है। मृदा संरक्षण की विधियां वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण और सीढ़ीदार खेती बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? सिंहली है। प्रमुख देशों की राजभाषा देख लीजिए। भूटान की राजभाषा जोंगखा है। इजराइल की राजभाषा हिब्रू है। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? ये जो है अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। लेब्राडोर सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है जो भूमध्य बेसिन से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख ठंडी जलधारा जान लीजिए। लेब्राडोर की जलधारा, केनारी जलधारा, फैकलोंड की जलधारा। प्यूर्टो खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ये जो है अटलांटिक महासागर में है। महत्वपूर्ण बिंदु जान लीजिए। मरियाना ट्रेंच पृथ्वी की सबसे गहरा गर्त है। मरियाना ट्रेंच फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। टोंगा विश्व का दूसरा गहरा गर्त है। ये प्रशांत महासागर में है। सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर में है। मिंडनाओ प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक प्रारंभिक स्रोत है? कोयला हो जाएगा। ऊर्जा का एक प्रारंभिक स्रोत कोयला है। प्रारंभिक ऊर्जा का स्रोत जान लीजिए। पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी के बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि को ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है क्या कहलाता है? उत्थापन प्रणाली कहा जाता है। नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित करना होता है उसे उत्थापन प्रणाली कहते हैं। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी को जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी हिमालय पर्वत का ही एक भाग होता है। इसका प्राचीन नाम कृष्णगिरी था। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। इसका विस्तार भारत के पाकिस्तान तथा चीन में है। इसे उच्च एशिया के रीढ़ भी कहा जाता है। भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय तथा या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या बंध हिमालय, बाह्य हिमालय अथवा शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय में बांटा गया है।
समुद्री निकाय और समुद्र में डैश पानी होता है, खारा पानी होता है। समुद्री निकाय और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें लवण पाया जाता है। सोडियम और क्लोराइड जो नमक बनाती है और ये समुद्र में कई सालों तक वही जमा रहता है, इसलिए पानी खारा हो जाता है। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? एक्सोप्लैनेट है। महत्वपूर्ण बिंदु जान लीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी का अधिकतम मात्रा बनी रहता है? चिकनी मिट्टी में बना रहता है। पानी की सबसे अधिकतम मात्रा काली मिट्टी में विद्यमान होता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी में पानी का अधिकता होता है। जिस फसल को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होता है, जैसे धान, चिकनी मिट्टी में बोया जाता है। महाबली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। ये जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अरब सागर को कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? मालदीव है। दक्षिण में समुद्र पर हमारा पड़ोसी देश मालदीव है, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। मालदीव अरब सागर में स्थित है। मालदीव के 1200 प्रवाल द्वीपों में से केवल 202 द्वीपों पर ही निवास है। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाया जाता है? उसे जो है कृषि भूमि कहते हैं। कृषि के संदर्भ में कृषि भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें वार्षिक फसलें उगाया जाता है। नहर, निर्गम, केनाल, आउटलेट की कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। वारबंदी है। वारबंदी प्रणाली जल वितरण प्रणाली के एक घूर्णन जल आवंटन प्रणाली है जो सिंचाई के पानी को समान रूप से साझा करता है। पानी के नियमित रोटेशन के बाद किसानों को फिर से पानी की समान मात्रा आवंटित की जा सकती है। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? उसे जो है महाद्वीपीय ताक कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ महाद्वीपीय ताक प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र तथा उखाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसतन प्रणाली 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। सिंधु नदी समझौता 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? 20% कर सकता है। निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य टोरेस जलमड्रू मध्य है? प्रशांत महासागर में स्थित है। टोरेस जलमड्रू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच जलमड्रू मध्य है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। पाक ये जो है बंगाली खाड़ी तथा अरब सागर में है। जिब्राल्टर जलमड्रू मध्य भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर में है। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर में वृद्धि, यह गलत हो जाएगा। वनों की कटाई का परिणाम उचित नहीं है कि अगर वनों की नहीं काटे जाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 के स्तर में वृद्धि होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? जीवित जीव ये नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक जीवित जीव नहीं है। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्नलिखित का उदाहरण है। ये जो है अंतर फसल कहा जाता है। वैकल्पिक पंक्ति में उगाई जाने वाली फसल अंतर फसल है। इस फसल में एक ही खेती में 2 या उससे अधिक फसल का एक साथ उगा सकते हैं। समुच्चय फसल भूमि के प्राकृतिक ढलान के समकोण पर फसलों की खेती तथा रोपण करने की प्रथा होता है। समुच्चय खेती से पानी की गति धीमी हो जाती है तथा मिट्टी को नुकसान नहीं होता है। निम्नलिखित में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मृदा प्रबंधन और फसल का एक चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु को अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? उसे जो है सस्य विज्ञान कहा जाता है। सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन इत्यादि क्रियाओं का सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? उत्खनन कोरिंग के द्वारा निकाले जा सकते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीक खनिजी उत्खनन प्रक्रिया पुरातत्व विज्ञान में उत्खनन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? आवारा जानवरों द्वारा काटना ये नहीं होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील ये नहीं स्थित है। रियो डी जेनेरियो अटलांटिक महासागर ये गुआना बारा खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्नलिखित महासागर का हिस्सा है। ये जो है हिंद महासागर का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर एक नमकीन पहाड़ी की खाड़ी है। हिंद महासागर में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आराकामयोबा पर्वत श्रेणी के जलमग्न भाग के उभरे हुए हिस्से हैं। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस तथा यूरेनियन द्वीप ज्वालामुखी शंकु है। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? हिंद महासागर का जावा गर्त है। जावा गर्त जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। हिंद महासागर में डाइमेंटिना गर्त अवस्थित है। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। चावल की उपज के लिए डैश की आवश्यकता होता है? उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होता है। चावल की उपज के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होता है। चावल की फसल उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत आता है। चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होता है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी आवश्यक है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में है। साल 2021 में पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य था। धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? नेपाल में स्थित है। धौलागिरी पर्वत चोटी बृहद या महान हिमालय का भाग है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय में पाया जाता है। महान या बृहद हिमालय के प्रमुख पर्वत चोटी जान लीजिए: माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आता है? ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन कहा जाता है। महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आता है, उसे ताप प्रवणता कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। महासागरीय धाराओं की कोई निश्चित दिशा नहीं होता, यह कथन महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं होगा। बड़ी संख्या में गहरी गली या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसे जो है बैडलैंड स्थलाकृति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकता है? 35 डिग्री से अधिक का तापमान चाय बागानों को नुकसान पहुंचाता है। चाय की खेती के लिए तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य उपयुक्त होता है। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक की आवश्यकता होता है। जलवायु उष्णाद्र तथा पाला रहित होना चाहिए। चाय की किस्म भारत में बोहिया या चीनी और दूसरा असमी होता है। पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उसे जो है भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक परतों के रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन व चट्टानी स्तरों के दबाव से उत्पन्न तापीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा होता है। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटे के उठने तथा गिरने से प्राप्त ऊर्जा होता है। बायोगैस या जैव ऊर्जा जैविक उत्पादों जैसे कृषि अवशेष, प्राकृतिक वनस्पति, शहरी कूड़े कचरे व अपशिष्ट पदार्थों से उत्पादित ऊर्जा होता है। उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया जिसमें नदियां, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होता है? उसे जो है कैनियन कहा जाता है। सामान्यतः अधिक गहरी एवं संकीर्ण भी आकार की घाटी को गार्ज कहते हैं। गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन या संकीर्ण नदी कंदरा कहते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों के जल क्षेत्र को नदी बेसिन कहा जाता है। दो पहाड़ों के बीच के गहरे भाग को जहाँ से नदी का प्रवाह होता है उसे घाटी कहते हैं। कौन सा नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरता है? डेन्यूब नदी गुजरता है। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए नदी में डेन्यूब नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरता है। डेन्यूब नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। डेन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, यूक्रेन, रोमानिया, मालदीव, स्लोवाकिया और बुल्गारिया देशों से होकर बहता है। डैश स्ट्रेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। सुंडा स्ट्रेट जावा को अलग करता है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करता है तथा हिंद महासागर को जावा सागर से अलग करता है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है तथा मलेशिया को सुमात्रा से अलग करता है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी व दक्षिण द्वीपों को अलग करता है। यूकाटन चैनल मैक्सिको के यूकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। एशिया के सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांग टीसी नदी है।
यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। जल के आयतन के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मोरे या मुर्रे नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के 7 देश कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, वेनेजुएला और इक्वाडोर से होकर गुजरता है। टिटिकाका झील एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। एंडीज और रॉकी पर्वत नवीन मुर्दार पर्वत है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। आल्प्स पर्वत यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। फ्रांस में स्थित माउंट ब्लैंक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? अटलांटिक महासागर का भाग है। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तर में अमेरिका तथा क्यूबा से घिरा हुआ है। मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है तथा युकाटन चैनल के द्वारा कैरेबियन सागर से जुड़ा है। लेब्राडोर सागर लेब्राडोर प्रायद्वीप और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। स्लेट डैश प्रकार की चट्टान है। रूपांतरित चट्टान होता है। स्लेट रूपांतरित प्रकार की चट्टान है। स्लेट निम्न श्रेणी की रूपांतरित चट्टान होता है। रूपांतरित चट्टान स्लेट का निर्माण मड स्टोन या शैल में ताप और दाब में परिवर्तन के चलते होने वाली रूपांतरण या कायांतरण से होता है। तो ये जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पासबुक का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में दिया गया है, जाकर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। मात्र आपको आज और कल का ऑफर दिया गया 351 मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है XP6259, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो नए नंबर के साथ लॉगिन कर लीजिएगा, आसानी से डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी या रेलवे, इन सभी का आपको प्रीवियस ईयर के पेपर साथ में मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सारे मिल जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।